नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से प्यारे से YouTube चैनल सीधा क्लास में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 10th हिंदी का ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें ये उसका तीसरा वीडियो है। मतलब पहले वीडियो में हमने पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा, दूसरे वीडियो में दूसरे चैप्टर का, और आज तीसरा वीडियो है। तो आज हम देखेंगे भारत से हम क्या सीखे, उसका सारा ऑब्जेक्टिव जो क्लास 10th हिंदी का तीसरा चैप्टर है। और अगली वीडियो में हम चौथे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और जैसे करते करते हम 12वें चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। उसके बाद जब हमारा सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे सब्जेक्टिव की ओर। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है चैप्टर नंबर 3 का कि असल भारत कहाँ बसता है। और यहाँ ये आपके क्वेश्चन में कई बार आए गए प्रश्न हैं। तो आपको बताना है कि असल भारत कहाँ बसता है। ए ऑप्शन है शहर में, बी ऑप्शन है गाँव में, सी ऑप्शन है जंगल में, डी ऑप्शन बागों में। ये 2022 में भैया आया था आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको बताना है कि असल भारत कहाँ पे बसता है। तो असल भारत आपको याद रख लेना है, कहाँ बसता है, गाँवों में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। जल्दी बताइए कि भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है। ए ऑप्शन है अमरकांत, बी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, सी ऑप्शन है गांधी जी, डी ऑप्शन है मैक्स मूलर। तो आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है ना, उसके लेखक कौन है। तो उसके लेखक मैक्स मूलर हैं। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। जल्दी बताइए। ये जो हमारे चैप्टर नंबर 3 के रचयिता है ना, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जापान में, सी ऑप्शन है जर्मनी में, और डी ऑप्शन है जापान में। तो आपको बताना है भैया कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। जल्दी बताइए कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। ए ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1900 को, बी ऑप्शन है 28 अक्टूबर 1900 को, सी ऑप्शन है 25 अक्टूबर 1991 को, और डी ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1890 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। तो मैक्स मूलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 को हुई। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। आपको बताना है जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर थे, उनके पिताजी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है डेविड मूलर, बी ऑप्शन है गौरी बाल्डी, और सी ऑप्शन है फ्रेडरिक, और डी ऑप्शन है विलियम मूलर। तो जल्दी बताइए कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विलियम मूलर था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया। मैं बता दूं जो हितोपदेश था वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। वही मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद मतलब ट्रांसलेट किया। तो वो कौन सी भाषा में किया। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, और सी ऑप्शन है फ्रेंच, और डी ऑप्शन है जापानी। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया। तो मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया। कौन सी भाषा में किया, जर्मनी भाषा में, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मैं जानबूझकर इसे ऑप्शन में नहीं दिया था, क्योंकि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ पे मैं इसको लिखा रहा हूँ कि मैक्स मूलर ने हितोपदेश का अनुवाद जर्मनी भाषा में किया। ये आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। जल्दी बताइए कि जो भारत की सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है। ए ऑप्शन है संस्कृत, बी ऑप्शन है हिंदी, सी ऑप्शन है मैथिली, डी ऑप्शन है तमिल। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारत को की जो सबसे पुरानी भाषा है वो कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वारेन हेस्टिंग्टन था। आपको बताना है कि वारेन हेस्टिंग्टन कौन था। ए ऑप्शन है समाज सुधारक,
बी ऑप्शन है भारत का गवर्नर जनरल, सी ऑप्शन है महान दार्शनिक और डी ऑप्शन है फारस का राजा। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि वारेन हेस्टिंगन था, तो वारेन हेस्टिंगन भारत का गवर्नर जनरल था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दारिस क्या था, क्या है, आपको बताना है कि दारिस क्या था। ए ऑप्शन है श्लोक, बी ऑप्शन है एक देवता, सी ऑप्शन है मोती की माला, डी ऑप्शन है प्राचीन सोने के सिक्के। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि दारिस क्या था। तो मैं आपसे बता दूं, दारिस प्राचीन ज़माना में मतलब पुराने ज़माना में हम सोने के सिक्के को दारिस कहा करते थे। तो हमारा जो डी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जो प्लेटो थे उनका संबंध किस देश से है। ए ऑप्शन है मलेशिया से, बी ऑप्शन है चीन से, सी ऑप्शन है भारत से, डी ऑप्शन है जापान से। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो प्लेटो का संबंध आपको याद रख लेना है, यूनान देश से है। कौन से देश से, यूनान देश से, जो कि मैं ऑप्शन में पुट नहीं किया हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इसे एक शब्द में याद कर लेना है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो आपका जवाब होगा यूनान से। ओके, ये बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अग्नि शब्द का लैटिन भाषा में क्या रूप होता है। मतलब आपको अग्नि शब्द को हम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं। ये ऑप्शन है महबूब, बी ऑप्शन है ज्वाला, सी ऑप्शन है एल्विस और डी ऑप्शन है इग्निस। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अग्नि शब्द का लैटिन भाषा में क्या रूप मिलता है। तो इग्निस मिलता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। आपको बताना है कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। ए ऑप्शन है विष के दांत के, बी ऑप्शन है भारत से हम क्या सीखे, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है नौबत खाने में इबादत। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता हैं। तो फ्रेडरिक मैक्समुलर भारत से हम क्या सीखे इस पाठ के रचयिता हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। जल्दी बताइए कि मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। ए ऑप्शन है पुराण शास्त्र को, बी ऑप्शन है भूगोल को, सी ऑप्शन है वैदिक तत्व ज्ञान को और डी ऑप्शन है विश्व इतिहास की ज्ञान को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। तो मैक्समुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। जल्दी बताइए कि निर्वंश विद्या का शब्दार्थ मतलब निर्वंश विद्या का मतलब क्या होता है। ये ऑप्शन है व्याकरण शास्त्र, बी ऑप्शन है काव्य शास्त्र, सी ऑप्शन है मानव शास्त्र और डी ऑप्शन है प्राणी शास्त्र। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि निर्वंश विद्या का शब्दार्थ है। तो निर्वंश विद्या का शब्दार्थ मानव शास्त्र होता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है। जल्दी बताइए कि मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा मतलब पुरानी भाषा किसे कहा है। ए ऑप्शन है संस्कृत को, बी ऑप्शन है चीनी को और सी ऑप्शन जापानी को और डी ऑप्शन है फ्रेंच को। तो आपको बताना है कि मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसे कहा है। तो मैक्समुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को कहा है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। जल्दी बताइए कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है भूविज्ञान से, बी ऑप्शन है जल विज्ञान से, सी ऑप्शन है मानव विज्ञान से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो निर्वंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, शाहनामा का रचना काल है। जल्दी बताइए कि शाहनामा जब लिखाया गया था तो वो कब लिखाया गया था। ए ऑप्शन है
8वीं 9वीं शताब्दी में, बी ऑप्शन है 10वीं 12वीं शताब्दी में, सी ऑप्शन है 5वीं 6वीं शताब्दी में और डी ऑप्शन है 10वीं 11वीं शताब्दी में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि शाहनामा का रचना काल कब है। तो शाहनामा का रचना काल 10वीं 11वीं शताब्दी में है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दारिश का घड़ा किसे मिला? जल्दी बताइए, वो जो दारिश का घड़ा था ना वो किसे मिला? ए ऑप्शन है हर्ष को, बी ऑप्शन है हैकल को, सी ऑप्शन है विलियम शेक्सपियर को, डी ऑप्शन है वारेन हेस्टिंगटन को। तो आपको बताना है कि दारिश का घड़ा किसे मिला। तो दारिश का घड़ा भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगटन को मिला, जिसमें 172 सोने के सिक्के थे, मतलब दारिश थे। हम प्राचीन जमाना में सोने के सिक्के को दारिश कहा करते थे। तो किसे मिला भाई? वारेन हेस्टिंगस को। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बारी पूछा जा चुका है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। आपको बताना है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। ए ऑप्शन है गोस्वामी ने, बी ऑप्शन है नेहरू जी ने, सी ऑप्शन है गांधी जी ने, डी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी? यह भी क्वेश्चन कई बारी आपके एग्जाम में आ चुका है। आपको बताना है कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी। ये ऑप्शन है गुड़ाकर मुले ने, बी ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया ने, सी ऑप्शन है रानी एंजल ने और डी ऑप्शन है विवेकानंद ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दी। तो मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि महारानी विक्टोरिया ने दी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त, क्योंकि ये हमारा था चैप्टर नंबर 3। अगले वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 को। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ऑब्जेक्टिव का वीडियो रेगुलर 2 से 3 मिलता रहता है। तो डू सब्सक्राइब। सीधा क्लास।